आज की इस नई सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस सीरीज में सोल्व करने वाले हैं रेलवे एएलपी के लिए साइंस का फुल लेंथ मॉक टेस्ट। आप सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, जिससे कि आने वाले मेन एग्जाम में आप अपना स्कोर अच्छा बना सके। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन इसमें कि किसी पदार्थ का द्रव्यमान अगर 50 ग्राम है, उसका आयतन 10 सेंटीमीटर क्यूब है, तो उसका घनत्व क्या होगा। तो आपको पता होगा कि घनत्व का जो सूत्र होता है वो द्रव्यमान बटे आयतन होता है। अगर आप 50 को 10 से भाग कर देंगे तो 5 आएगा, तो इसलिए दिया गया है इसका सही उत्तर है 5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, देखिए इसमें कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। आपका द्रव्यमान दिया गया है ऐसे 50 ग्राम, आयतन दिया है 10 सेंटीमीटर क्यूब। आप भाग कर दोगे तो 5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। क्वेश्चन आगे देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण एक सममांग मिश्रण है। इसमें दिए गए हैं नमक और रेत, पानी और तेल, शक्कर और पानी, धातु और मिश्र धातु। धातु का मिश्र धातु, तो सही उत्तर हो जाएगा शक्कर और पानी। सममांग मिश्रण उसको बोला जाता है जिसको हम अलग प्रक्रिया के द्वारा अलग कर सकते हैं। जैसे शक्कर और पानी, ये एक सममांग मिश्रण की श्रेणी में आता है। ठीक है, जिसमें अगर हम उसका विलयन घोल दें तो हम दूसरे विलयन को पहचान नहीं पाएंगे। एक उसके जो अणु होते हैं वो अच्छी तरीके से उसमें मर्ज हो जाते हैं, जिसका हम पहचानना मुश्किल होता है, अलग करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे अगर आप नमक और रेत को ले तो अलग अलग हो जाएंगे, बिल्कुल अलग अलग दिखेंगे आपको उन दोनों के अणु। ठीक है, देखिए इसके बारे में कि सममांग मिश्रण वह होता है जिसमें सभी अवयव एक समान रूप से मिल जाते हैं, हम पहचान नहीं पाते उनको। ठीक है, शक्कर और पानी का सममांग मिश्रण बनाते हैं। इसी तरह पानी और चीनी, नमक और पानी इस तरह हो सकते हैं। क्वेश्चन आ गया है कि कोशिका का कौन सा अंग जल भंडारण के लिए जिम्मेदार होता है। कि जल को स्टोर करने के लिए कोशिका का कौन सा अंग जिम्मेदार होता है। इसमें नाम दिए गए हैं माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, गोल्जी तंत्र, राइबोसोम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वैक्यूल। वैक्यूल एक ऐसा अंग होता है कोशिका के अंदर जो वाटर को स्टोर करने के लिए काम करता है। इसमें देखें कि वैक्यूल कोशिका के अंदर जल और अन्य पदार्थों का स्टोर करने में मदद करता है, विशेषकर पौधों कोशिकाओं में। विशेषकर ये काम करता है प्लांट्स में। क्वेश्चन आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस अंग का कार्य प्रोटीन को संश्लेषण करना है। इसमें दिए गए हैं नाभिक, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लवक। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो अंग करने वाला काम होता है वो राइबोसोम होता है। क्योंकि राइबोसोम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। राइबोसोम कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण करने के लिए बहुत मुख्य स्रोत माना जाता है। क्वेश्चन आगे देखिए कि किस तापमान पर पानी का अधिकतम घनत्व होता है। इसमें दिए गए हैं 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस। तो सही उत्तर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। एक ऐसा तापमान होता है जिस पर आपके फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों इक्वल होते हैं। देखिए पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस होता है। इस तापमान पर पानी का घनत्व 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। देखिए क्वेश्चन आगे कि बर्फ के पिघलने पर उसकी आंतरिक ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है। जब बर्फ पिघलता है तो उसकी आंतरिक ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। बढ़ जाती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है, शून्य हो जाती है। तो जब बर्फ पिघलता है तो उसकी आंतरिक इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए आगे कि बर्फ के पिघलने पर ठोस से द्रव में परिवर्तन होता है, जिसके लिए आंतरिक ऊर्जा की वृद्धि की आवश्यकता होती है। जैसे बर्फ पिघला तो बर्फ पिघलने के लिए एक एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो उसी को पूछा गया है, एनर्जी उसकी बढ़ जाएगी। क्वेश्चन आ गया है कि सूर्य की गर्मी पृथ्वी तक कैसे पहुंचती है। संवहन के द्वारा, विकिरण के द्वारा, चालकता के द्वारा और उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विकिरण के द्वारा। क्योंकि विकिरण को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती और पृथ्वी का गर्म होना विकिरण के द्वारा ही निर्भर करता है। तो इसका उत्तर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए इसमें आगे कि सूर्य से पृथ्वी तक गर्मी विकिरण के द्वारा पहुंचती है, क्योंकि अंतरिक्ष में संवहन और चालकता नहीं काम करते। ठीक है, क्योंकि अंतरिक्ष में आपकी न संवहन प्रक्रिया होगी न ही चालकता होगा। देखिए कि कौन सा माध्यम गर्मी का सबसे अच्छा चालक होता है।
हवा, पानी, तांबा, लकड़ी। तो गर्मी का सबसे अच्छा संचालक अगर माना जाता है तो तांबा होता है, इसलिए कॉपर वायर यूज की जाती है क्योंकि उसका गलनांक बहुत कम होता है, कम पिघलता है। इसमें देखिए तांबा एक धातु है और यह गर्मी का अच्छा चालक भी माना जाता है। किसी वस्तु की गति का मापन किस उपकरण से मापते हैं? किसी वस्तु की अगर गति माप रहे हैं तो किसके द्वारा मापते हैं? स्पीडोमीटर, बैरोमीटर, थर्मामीटर, पैमाना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, स्पीडोमीटर से ही किसी वस्तु, किसी गाड़ी की गति को मापा जा सकता है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापते हैं, थर्मामीटर से तापमान को मापते हैं, पैमाना एक मापने की इकाई होती है। देखिए आगे कि स्पीडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग किसी वस्तु की गति को मापने के लिए किया जाता है। यदि एक वस्तु पर कोई बल न लगाया जाए तो वह किस प्रकार की गति में रहेगी? अगर कोई वस्तु है उस पर किसी प्रकार का कोई बल नहीं लगाया गया तो उसकी गति कैसी रहेगी? स्थिर रहेगी, समान त्वरण गति रहेगी, समान वेग रहेगा, असमान त्वरण गति रहेगी। अगर किसी वस्तु पर कोई बल नहीं लगाया जाता तो उसकी गति हमेशा एक समान वेग से रहेगी, चेंज नहीं होगा। न्यूटन के पहले नियम के अनुसार अगर किसी वस्तु पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाए तो वह अपनी अवस्था में बनी रहती है, यानी समान वेग उसमें रहेगा, कोई चेंज उसमें नहीं होगा। क्वेश्चन आगे है कि ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, यांत्रिक, विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि ध्वनि तरंगे आपकी होती है अनुदैर्ध्य तरंगे। इसी साथ में आप प्रकाश को भी याद रखें, प्रकाश होती है अनुप्रस्थ तरंगे। तो ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य होती है, ध्वनि और प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है। तो दोनों में आप कन्फ्यूजन कभी नहीं होना। देखिए इसमें कि ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है जो अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में यात्रा करती है, जिसमें कणों की गति तरंग की दिशा के समांतर होती है। जो कणों की गति होती है वो तरंग की दिशा के समांतर होती है। क्वेश्चन आगे है कि यदि किसी कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक हो तो इसका क्या तात्पर्य होता है? कि कोशिका में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, कोशिका मृत होती है, कोशिका प्रकाश संश्लेषण कर रही होती है, कोशिका अधिक प्रोटीन का निर्माण कर रही होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर किसी कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक है तो कोशिका में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता हो सकती है। तो इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। इसके बारे में देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है, जो ऊर्जा का उत्पादन करता है एटीपी की फॉर्म में ही। ऊर्जा का उत्पादन होता है एटीपी की फॉर्म में। यदि माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक है तो कोशिका को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। देखिए क्वेश्चन आगे, किस कोशिका अंग की अनुपस्थिति के कारण प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिकाओं से अलग होती है? कि ऐसा कौन सा कोशिका में अंग होता है जिसकी अगर अनुपस्थिति हो जाए तो इनको डिफरेंस करती है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में? तो जैसे इसमें नाम दिए गए हैं राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, नाभिक और कोशिका झिल्ली। तो सही उत्तर हो जाएगा नाभिक। तो नाभिक ही ऐसा होता है जो कोशिका में अगर अनुपस्थिति है तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिकाओं को अलग बनाती है। देखिए इसमें कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में स्पष्ट रूप से विभाजित नाभिक नहीं होता। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है उसमें स्पष्ट रूप से कोई विभाजित नाभिक नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में स्पष्ट रूप से नाभिक होता है। तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में नाभिक पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। देखिए आगे कि प्लाज्मा की अवस्था किस तापमान पर उत्पन्न होती है? जो आप फोर्थ स्टेट आजकल पढ़ रहे हैं, वैसे पांचवी भी आ गई है, बोल्स आइंस्टीन वाली। वैसे ठोस, द्रव, गैस, चौथी आती है प्लाज्मा, पांचवी आती है बोल्स कंडेंसेट आइंस्टीन वाली। तो इसमें पूछा गया है कि प्लाज्मा की अवस्था किस तापमान पर उत्पन्न होती है? 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 1000 डिग्री सेल्सियस, 10,000 डिग्री सेल्सियस। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 10,000 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा तापमान होता है जिसमें प्लाज्मा की अवस्था उत्पन्न होती है। देखिए इसमें कि प्लाज्मा की अवस्था उस तापमान पर उत्पन्न होती है जो लगभग 10,000 डिग्री सेल्सियस उससे अधिक हो सकती है। ठीक है, अब क्वेश्चन आगे देखें कि जब एक छड़, धातु की छड़ को गर्म करते हैं तो उसका तापमान तेजी से बढ़ता है, यह किस कारण से होता है? जब कोई धातु की छड़ को हम गर्म करते हैं तो उसका टेम्परेचर बहुत जल्दी गर्म होता है, बहुत जल्दी बढ़ता है। तो किस कारण ऐसा होता है? उच्च विशिष्ट ऊष्मा क्षमता, कम विशिष्ट ऊष्मा क्षमता, अधिक घनत्व, कम घनत्व। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कम विशिष्ट ऊष्मा क्षमता।
जब किसी धातु की छड़ को हम गर्म करते हैं तो उसके तापमान का तेजी से बढ़ना कम विशिष्ट ऊष्मा क्षमता के कारण होता है। ठीक है, इसके बारे में देखें कि जिन पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा क्षमता कम होती है उनका तापमान तेजी से बढ़ता है, क्योंकि उसमें कम ऊष्मा मात्रा को अवशोषित करने की क्षमता होती है, क्योंकि वो कम ऊष्मा मात्रा को अवशोषित करेगा। क्वेश्चन आगे देखिए कि पोटेंशियल ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन, जूल, वोल्ट, वॉट। तो पोटेंशियल ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल। इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। इसमें देखिए कि पोटेंशियल ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, क्योंकि यह कार्य का भी मात्रक होता है। कोई जो कार्य का मात्रक होता है वही ऊर्जा का भी मात्रक होता है। देखिए आगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध तत्व नहीं है? सोना, ग्रेफाइट, वायु, हीलियम। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक शुद्ध तत्व नहीं है वायु, क्योंकि वायु एक मिश्रण होता है। जैसे ग्रेफाइट हो गया, सोना हो गया, हीलियम, ये सभी शुद्ध तत्व की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि ये प्रकृति में मुक्त रूप से मिलते हैं। ठीक है, वायु एक मिश्रण है। ये क्वेश्चन एक एग्जाम में पूछा गया है पहले भी कि वायु कैसा तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है, क्या है? तो एक ही मिश्रण है जिसमें विभिन्न गैसों जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि शामिल होते हैं। और जो आपका सोना, ग्रेफाइट, हीलियम, ये सभी शुद्ध तत्व की श्रेणी में आते हैं। देखिए आगे कि अगर किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा दोगुनी कर दे तो उसका वेग कैसा हो जाएगा? क्योंकि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, 1/2 mv² होता है, द्रव्यमान गुना वेग का स्क्वायर। अगर वेग को 2 गुना कर दिया जाए, गतिज ऊर्जा 2 गुनी कर दी जाए तो उस पर रूट लग जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, √2 गुना हो जाएगा। अगर किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा को हम 2 गुना कर दे तो उसका वेग हो जाएगा √2 गुना। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? जो ध्वनि की तीव्रता होती है वो किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति, आयाम, तरंगदैर्ध्य और गति। तो सही उत्तर हो जाएगा उसके आयाम पर। ध्वनि की तीव्रता हमेशा उसके आयाम पर निर्भर करती है। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता उसके आयाम पर निर्भर करती है। आयाम जितना अधिक होगा ध्वनि उतनी ही ज़्यादा होगी। आयाम जितना ज़्यादा होगा ध्वनि उतनी ज़्यादा हो गई। किन परिस्थिति में गैस के अणुओं की गति सबसे कम होती है? कौन सी परिस्थिति ऐसी होती है जिसमें गैस के अणुओं की गति सबसे कम होगी? तो जैसे इसमें नाम दिए गए हैं, उच्च तापमान, उच्च दबाव, उच्च तापमान, निम्न दबाव, निम्न तापमान, उच्च दबाव, निम्न तापमान और निम्न दबाव। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। गैस के अणुओं की गति जो सबसे कम होगी वो होगी निम्न तापमान पर और उच्च दबाव पर। जब आपका टेम्परेचर कम हो जाएगा और प्रेशर हाई हो जाएगा, उस कंडीशन में गैस के अणुओं की गति कम हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर तो होगा ही नहीं। टेम्परेचर होगा जब भी गति ज़्यादा होगी। देखिए आगे कि गैस के अणुओं की गति का तापमान निर्भर करती है। निम्नलिखित तापमान पर अणुओं की गति कम हो जाती है और उच्च दबाव के कारण अणु एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, जिससे उनकी गति और भी कम हो जाती है। ऐसे ठोस, जब ठोस बनता है तो उस कंडीशन में ऐसा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ धातु या धातु दोनों गुणों को प्रदर्शित करता है? कि कौन सा ऐसा पदार्थ है जो धातु, मेटल और नॉन मेटल के गुणों को दिखाता है? जैसे सिलिकॉन, सल्फर, जिंक, नाइट्रोजन। तो सही उत्तर हो जाएगा सिलिकॉन। सिलिकॉन एक आपका आता उपधातु। ठीक है, और चालक की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि इनमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं। इसमें देखिए सिलिकॉन एक उपधातु आता है, मेटलॉइड, जो धातु अधातु दोनों गुणों को प्रदर्शित करता है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में।